वेलकम क्लास। तो हम लोग पिछले वीडियो में जहाँ तक देखे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल देखा था 6.5 तक, और आज हम स्टार्ट कर दे रहे हैं एग्जाम्पल 6.6 से। बोर्ड के ऊपर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, और इस फिगर का मैं क्वेश्चन जवाब पढ़ दूँ, है ना। क्वेश्चन ये है, ए मेटालिक रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ इज रोटेटेड विथ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। रॉड है ये एक, है ना, वो क्यों कह लीजिए, और ये रोटेट हो रहा है, तो रेडियस ऑफ द सर्किल 1 मीटर होगा, रॉड का लेंथ भी 1 मीटर ही कहलाएगा। आर की वैल्यू कैपिटल आर, एक्चुअली में कैपिटल आर हम लोग क्या ले रहे हैं, रेडियस, विथ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। यहीं से हम लोग एक काम कर लें कि ओमेगा, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू होता है, उससे निकाल लिया जाए तो ये 40 पाई रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। चूँकि जो भी कहानी बनेगी वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में बनेगी, चूँकि ये रोटेट हो रहा है। ये जो रॉड है ऐसा करके ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में कह रहा है कि जो फील्ड इस पर अप्लाई हो रहा है, जो क्रॉस फील्ड आप देख रहे हैं, उस क्रॉस फील्ड का वैल्यू 1 टेस्ला कहा जा रहा है। इट इज़ 1 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है, 1 टेस्ला। व्हाट इज़ द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द मेटालिक रिंग। तो एक्चुअल में कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में, या यहाँ से यहाँ तक, माने रॉड के दोनों एंड के बीच का इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, मोशनल ईएमएफ का ये क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो मोशनल ईएमएफ का है, और मोशनल ईएमएफ के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको क्या करेंगे, देखेंगे। तो इसका एक 2 मेथड हो सकता है, और इन दोनों ही मेथड को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और देखने का जो तरीका होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। तो फर्स्ट मेथड पर हम डिस्कस करते हैं, है ना। फर्स्ट मेथड पर हम डिस्कस करते हैं, मेथड 1। दोनों ही मेथड बुक में दिया है, मैं आपको दोनों ही मेथड समझा देता हूँ। मेथड 1 मैं दिखा दूँ। मेथड 1 के अंदर क्या है कि हम इस पूरे रॉड का, चूँकि एक्चुअल में क्या है कि अगर मान लीजिए ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, टिप अगर मान लीजिए कि कोई वेलोसिटी v से मूव कर रहा होगा, तो सबसे ज़्यादा स्पीड ऊपर का होगा। ग्रेजुअली इसकी स्पीड, ग्रेजुअल लीनियर मोशन जो है सो वो सेंटर की तरफ आने पर वो रिड्यूस करता चला जाएगा। तो हम लिटरली क्या कर रहे हैं कि r डिस्टेंस पर कोई dr पोर्शन को कंसीडर कर ले रहे हैं। माने यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई dr पोर्शन को क्या कर लिया जा रहा है, कंसीडर कर लिया जा रहा है। तो वो जो छोटा सा dr पोर्शन है जो ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होगा, तो ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी रोटेट होगा, तो प्रोड्यूस्ड, इंड्यूस्ड, नॉट प्रोड्यूस्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू dr पोर्शन, dr पोर्शन, वो dE जो होगा वो B इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड V may be the velocity and dr will be the length। चूँकि छोटा सा पोर्शन हम लोग इसको ले रहे हैं। अब देखिए इस V की वैल्यू ओमेगा r होगा। अब आप पूछेंगे कि सर ये ओमेगा r कहाँ से आ गया, तो रिलेशन ही होता है V इक्वल टू r ओमेगा, या ओमेगा r जो भी लिखना है लिख लीजिए। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन V इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा r होता है। तो V इक्वल टू ओमेगा r होगा। अब ऐसे में dr, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू एलिमेंट्री पोर्शन dr, आपका B ओमेगा r dr क्या होगा, हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकालना चाहेंगे
ड्यू टू एंटायर रॉड। तो ये छोटे से रॉड के कारण होगा कि इस डी आर पोर्शन में, डी आर पोर्शन ये जो छोटा पोर्शन है, बात को जो कॉन्सेप्ट में नहीं समझ पा रहे हो, या ऐसे देखिए, यहाँ से यहाँ का जो डी आर पोर्शन है, तो इसके जो एंड्स होंगे उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसी को हम लोग डी कह रहे हैं, है ना। तो एलिमेंट्री पोर्शन के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना होगा। तो ड्यू टू एंटायर, विजन में है या नहीं है ये जरा देख लें, बिल्कुल है। ड्यू टू एंटायर रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल आर लेते हैं, तो ई की वैल्यू इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल आर बी ओमेगा आर डी आर ऐसा होगा, है ना, ओमेगा आर डी आर ऐसा होगा। अब हम लोग आर डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे, आर डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे, तो ई की वैल्यू बी ओमेगा बाहर आ गया, आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 0 टू कैपिटल आर। बड़ा ही सिंपल मेथड से ये आर स्क्वायर बाई 2 0 का लिमिट पुट करेंगे, 0 हो जाएगा, तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 इट विल बी द क्या, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो सेंटर और रिंग के बीच का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, है ना। अब हम लोग इसमें इसकी वैल्यू चाहे तो पुट कर सकते हैं, बी की वैल्यू 1 टेस्ला, ओमेगा का वैल्यू 40 पाई, आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड 2, ठीक है ना। अब इसको अगर हम लोग यहाँ रख दें तो ये सीधे 20 पाई का वोल्ट का हो जाएगा, और पाई की वैल्यू 3.14 अगर आप ले लेते हैं, 3.14 ले लेते हैं, तो ये आपका 628 तो 62.8 वोल्ट ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज़ में 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड है, ये इंफॉर्मेशन थोड़ा सा गलत हो रहा है। ये है क्या, 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो यहाँ पर ये 100 पाई हो जाएगा, और अगर हम यहाँ इसको 100 पाई कर ले रहे हैं तो ये 100 पाई 100 और पाई, तो अब ये वैल्यू सीधे 304 वोल्ट का आ जाएगा, और ये करेक्ट बैठेगा, ठीक है। अच्छा हाँ, 100/2 दैट इज 157 वोल्ट। बड़ा गर्मी है, दिमाग डिस्टर्ब है, पसीना आप देख सकते हैं, माइंड डिस्टर्ब है। ये तो एक मेथड हो गया, ये तो एक मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड, ये तो लॉरेंट फोर्स या मोशनल ईएमएफ के बेस पर हम लोगों ने इसको देख लिया। अब हम लोग इसको देखेंगे फ्लक्स के बेस में, लिंक्ड फ्लक्स वाले तरीके से, है ना, लिंक्ड फ्लक्स वाले, यानी कि अब हम लोग इसको देखना पसंद करेंगे फैराडेज लॉ के हिसाब से। लॉरेंज लॉ के हिसाब से तो हम लोग मोशनल ईएमएफ को निकाला था, वो तो हम लोगों ने देख ही लिया, है ना। ये तो लॉरेंज लॉ के मतलब मोशनल ईएमएफ उसमें भी था, हम दिखाए हैं, दो मोशनल ईएमएफ में दोनों कंडीशन के दिखाए हैं, एक लॉरेंज लॉ से निकाले हैं, एक फैराडेज लॉ यानी कि लिंक्ड फ्लक्स के हिसाब से हम लोग दिखाए। तो इसको देख लेते हैं जरा, फैराडेज लॉ से यानी लिंक्ड फ्लक्स वाले कहानी से हम लोग जरा इसको देखना पसंद करेंगे। मेथड टू, तो क्या होगा वो मेथड 2, जिसमें हम ये जानना चाहेंगे कि अगर जिस समय ये थीटा एंगल बना रहा होगा उस समय उसका एरिया कितना होगा। अच्छा, इसका नाम कुछ और दे दो,
ओ एम क्यू। तो पहले हम लोग मेथड 2 लें। मेथड 2 लेते हैं और पहले एरिया ओ एम क्यू देखते हैं। तो और ये एरिया ओ एम क्यू थीटा एंगल बन रहा है ना, तो ऐसे में टोटल एरिया इसकी जितनी भी होगी यानी कि पाई आर स्क्वायर, और रेशियो ऑफ द थीटा एंगल इसके खुद की है और 2 पाई, ऐसा डिवाइड कर दे तो एरिया ऑफ द क्या होगा, सेक्टर निकल जाएगा। ये 10th वगैरह में मेंसुरेशन का एक फॉर्मूला हुआ करता था, टोटल एरिया इनटू एंगल अपॉन एंटायर एंगल, दैट इज 2 पाई यानी कि 360, है ना 360। इसको कोई फार्मूला बनाया जैसे कि इसमें सीधे सीधे से मैं 2 पाई पर पाई आर स्क्वायर एरिया, तो 1 रेडियन पर पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई, ठीक है। तो थीटा एंगल पर पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू क्या थीटा, ठीक है। ये बनता है आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये बनता है आपका फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला को कॉन्सेप्ट से, डेफिनेशन से ही बनता है ना। तो पाई आर स्क्वायर थीटा इंटू 2, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। ये तो देखिए तो हाफ थीटा आर स्क्वायर, आर या ये आर ना लिया जाए, ये कैपिटल आर लिया जाए चूँकि आर इसका रेडियस है, ठीक है ना, हाफ थीटा आर स्क्वायर, है ना। अब थीटा की जो वैल्यू है वो हम लोग देखें, फिर बाद में देखते हैं, है ना। तो अब क्या होगा, लिंक्ड फ्लक्स फाई बी इंटू 1/2 थीटा आर स्क्वायर होगा। तो अगर फैराडेज लॉ लगाएं, फैराडेज लॉ लगाया जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं डायरेक्शन छोड़ के, तो ऐसे में डी फाई बी बाई डी टी होगा, मतलब बी आर स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन डी टी होगा। तो बी आर स्क्वायर वगैरह तो निकल जाएगा, हाफ भी निकल जाएगा, ये डी थीटा बाई डी टी होगा, डी थीटा बाई डी टी होगा। तो डी थीटा बाई डी टी, अब ये समझ लीजिए ओमेगा होता तो है ही डेल थीटा बाई डेल टी, रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये बी आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी थीटा ओमेगा, दैट इज हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा, वही एक्सप्रेशन हमारा निकल करके आ गया। तो इसमें भी वैल्यू पुट करने, पुटिंग वैल्यू जैसा पीछे में पुट किया गया है, पुटिंग वैल्यूज, है ना, वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ई की वैल्यू वही हमारा 157 वोल्ट आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि फार्मूला तो एक ही आ रहा है, रिज़ल्ट तो एक ही आ रहा है ना, रिज़ल्ट तो एक ही आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा कष्ट में बनाना पड़ा, बड़ी गर्मी थी, लाइन आ गई, थोड़ा पंखा चल रहा है तो राहत है ना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, पहले इसको बोर्ड से हटा दें, है ना। तो एग्जाम्पल 6.7 जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसको मैं पहले पढ़ दूं उसके बाद में समझाऊं। ए व्हील ऑफ 10 मेटालिक, वो एक रफ फिगर बनाया, इसमें फिगर बनाया कि नहीं, एक रफ फिगर बनाया, 10 मेटालिक स्पोक्स होंगे, ऐसा कुछ भी, है ना। ऐसा कितने हो गए, 3 2 5 6 7 8 9, चलो एक उधर बना 10, है ना, जैसे उसमें था, इसमें 10 है, इसमें 10 है, उसमें एक ही था। 10 मेटालिक, ईच ऑफ लेंथ 0.5 का सब ये, ठीक, ओके। स्पीड ऑफ 120 रिवोल्यूशन,
फ्रीक्वेंसी इसकी 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट है। इसको फटाफट चेंज कीजिए, 60 से डिवाइड कीजिए तो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो गया, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो गया। जब ये 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो गया तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू, तो ऐसे में 4 पाई रेडियन पर सेकंड हो जाएगा ये, है ना। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ बिल्कुल 4 पाई रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया ओमेगा, न्यू को तुरंत ओमेगा में कन्वर्ट कर लिया गया। इसके बाद ये कह रहा है इन द हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा मैं एलिब्रेट कर दूँ। ये अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ज़रा समझिएगा बात को। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिप करता है कुछ ऐसा, है ना, डिप करता है कुछ ऐसा, ऐसा इस डायरेक्शन। यहाँ देखिए ये होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सीधे सीधे पैरेलल नहीं। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट, है। तो इसको जब ये वर्टिकल ऐसे रोटेट करेगा तो जो एक्ट करेगा इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अर्थ के एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लेकर के ही कोई कैलकुलेशन किया जाता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है कि ये है 0.4 गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट कर लीजिए इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, है ना। क्योंकि जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो उसको ऐसा यूनिट में लेके जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग के लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये कह रहा है कि 10 स्पोक हैं, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो ½ B ओमेगा r² होगा। ऐसा भी हम लोग पिछले क्वेश्चन में लगाया था, इसको फार्मूला की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर 10 स्पोक है तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, बिल्कुल नहीं। रीज़न ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द ईएमएफ पैरेलल में, अगर ईएमएफ का कंबाइन करना है पैरेलल में, जैसे मान लीजिए एक रॉड प्लस एंड ये है, माइनस एंड ये है, ठीक है। अब इसमें इन दोनों के बीच का, अब ये सेल है, ओके। अब अगर एक और सेल हो, ठीक है, अब इसको फिर एक और ले लीजिए, सब 10-10 वोल्ट का हो, तो अगर इसको नेगेटिव टर्मिनल इनको जोड़ दीजिए पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये सेल जो भी है, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया और ये एक सेल हो गया, इनको ऐसा कनेक्ट कर दिया गया। तो होगा क्या कि इनके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का 10 वोल्ट ही रहेगा। आप सेल में जो बैटरी में देखते होंगे वो सीरीज़ में जुड़ा हुआ रहता है। सीरीज़ में जुड़ा हुआ रहता है मतलब, सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है मतलब ये कि प्लस का माइनस। अब इसी को माइनस प्लस, अब इसको प्लस को माइनस से कनेक्ट कीजिए, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माने एक सेल ऐसा, ठीक, फिर अगला सेल का माइनस कनेक्ट हो गया, ठीक, फिर अगला सेल का माइनस इससे कनेक्ट हो गया, ठीक। ऐसे में ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 30 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से सारे माइनस को एक साथ, सारे प्लस को एक साथ जोड़ दीजिएगा तो 10 ही वोल्ट रह जाएगा। तो यहाँ पर भी हर एक स्पोक के अंदर ये इसका नेगेटिव टर्मिनल मान लीजिए और इसका प्लस, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस। ऐसे में क्या होगा कि सबका माइनस भी कनेक्टेड है, सबका प्लस भी कनेक्टेड है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से एक वायर ले लेते हैं और इस जगह से एक वायर ले लेते हैं, तो सारे प्लस कनेक्टेड हैं एक साथ, सारे माइनस कनेक्टेड है एक साथ, तो इनके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो जो एक रॉड देगा उतना ही के बराबर होगा। तो इसलिए 10 रॉड का कोई मतलब नहीं है, इसी को टेस्ट करना चाह रहा था। तो यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है, B मतलब H, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड H, अर्थ का मैग्नेटिक कंपोनेंट 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴, रेडियस का स्क्वायर, मतलब रेडियस कितना है 0.5, रेडियस 0.5 दिया, रेडियस यहाँ नहीं लिखे थे, 0.5 मीटर है ना, मीटर ही है ना, सेंटीमीटर होगा तो कम नहीं, मीटर ही। तो ये r का स्क्वायर माने 1/2 का स्क्वायर, 1/2 4 4 0.1 0.1 इंटू 10⁻⁻⁴, हाफ का मतलब 0.5 0.1 इंटू 10⁻⁻⁴,
0.05 इंटू 10⁻⁻4 जो कि 5 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। अच्छा ये 4 पाई है ना जी। अच्छा ओमेगा कहाँ डाले? ओहो भी तो डाले, ओमेगा भी तो डालना था। बड़ा दिमाग आज डिस्टर्ब। ओमेगा भी तो डालना था, तो ओमेगा का वैल्यू 4 पाई। 4 पाई रुको यार, इंटू 4 पाई इंटू 4 पाई, रुक जा, 4 पाई है ना। तो ये इसको इधर दो, तो ये 5 इंटू 10⁻⁻6 तो हुआ, इंटू 4 पाई हो गया, तो ये 20 पाई हुआ। 20 पाई हुआ तो 20 पाई इंटू 10⁻⁻6 हुआ, तो 2 पाई इंटू 10⁻⁻5 हुआ। 2 पाई का मतलब 6.28 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट होगा। सही है जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो ये रही इसकी बात, ठीक है। अब ऐसा है कि इसके बाद जो सेक्शन है वो है इंडक्टेंस का, लेकिन आज मैं इंडक्टेंस चालू नहीं करूँगा क्योंकि इंडक्टेंस बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है। तो मीनवाइल हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेकर के इसमें न्यूमेरिकल लिमिट में ही रहने देते हैं। वो फिर एक हालांकि है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड, लेकिन वो फिर क्या होगा, एक नया टॉपिक्स हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसी को हम लोग क्या करें, देखें, और उसी पर हम लोग क्या करें, ये करें, ठीक। चलिए तो इस बोर्ड को क्लियर करके एक्सरसाइज में मूव कर जाते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के अंदर जो हम लोग देखे हैं, उसी पर क्या होगा, डिस्कशन होगा, ठीक। तो एक्सरसाइज का 6.1 नंबर क्वेश्चन में कई फिगर है ना। एक्सरसाइज NCERT चैप्टर 6 का 6.1 फिगर कई है। एक एक फिगर को हम लोग लें और समझने की कोशिश करें। इसमें थोड़ी सी दिक्कत फिगर को समझने में आएगा, और हमारी कोशिश होगी कि वो मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। पहला फिगर हम आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। देखिए बड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं हर एक फिगर को लेकर के, करेक्ट। ड्रॉ आपके सामने इसलिए कर रहे हैं, कर रहे हैं ताकि आपको एक्चुअल में लूप का डायरेक्शन समझ में आ जाए। तो लूप का डायरेक्शन समझ में आ जाए, ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ से आया है और ये ज़रा लूप देखिएगा, यहाँ से घूम करके ऐसे जा रहा है, माने इधर से ये लूप अंदर की तरफ जा रहा है, करेक्ट। ओके, इस साइड से ये अंदर की तरफ जा रहा है, ओके। और ऐसा निकल करके तब ये P एंड पर यहाँ पहुँच रहा है, ये Q एंड है। तो इस टाइप से ये ऐसा करंट होते हुए जा रहा है। जरा यहाँ से गौर कीजिएगा, ये लूप जो है कैसा है, ये लूप है, ये देखिए जरा सा इसको देखिए, बताइए कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से देखिए लूप को, आप देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे घूम रहा है। एक बार मैं फिर से देख लूँ, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। ये लूप एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर इसको मार्क कर लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज है लूप, ठीक है। और एस पोल को
सामने लाया जा रहा है, करीब लाया जा रहा है। ठीक, तो करीब लाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पॉइंट आर दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ करंट बताना है। ठीक, ओके। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए, बड़ा मज़ेदार सब चीज़ है। लूप आपने एनालाइज किया एंटी क्लॉकवाइज, एस पोल सामने आ रहा है, सामने एस पोल ही बनेगा। सामने एस पोल आ रहा है, सामने एस पोल आ रहा है, क्लोज हो रहा है, तो एस पोल बनेगा। एस पोल मतलब क्लॉकवाइज करंट, एस पोल मीन्स क्लॉकवाइज करंट। एस पोल का मतलब क्या होता है? एस पोल का फॉर्मेशन होने के लिए करंट जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक, और लूप है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, लूप है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, फॉर्मेशन होना है क्लॉकवाइज, और लूप है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो अब एक बात को नोटिस कर लीजिए कि करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होता, समझ लीजिएगा, तब तो Q से P के डायरेक्शन में करंट जाता, क्योंकि आपका क्या है ये लूप जो है सो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन करंट का प्रोडक्शन होना है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर करंट का प्रोडक्शन होना है, इसका मतलब P से Q के डायरेक्शन में करंट आवेगा। तो अब टेक्निकली एक चीज़ सीख लिया जाए। वो चीज़ क्या है कि आपका जो भी पोल बन रहा हो उसके हिसाब से जो करंट बनना चाहिए था, अगर डायरेक्शन ऑफ लूप उसका उल्टा हो रहा है तो करंट क्या होगा? अपोजिट एंड से इस एंड की तरफ आएगा। और अगर ये क्लॉकवाइज बना रहा होता, यहाँ भी क्लॉकवाइज ही लूप होता, तब क्लोज साइड से फार एंड की तरफ करंट जाता। मैं रिपीट कर दूं, सेम तो करंट इधर से इधर, अगर अपोजिट हो गए तो इधर से इधर। बस इतना याद रखिए, बस इतना याद रखिए कि अगर सेम डायरेक्शन हो रहा है करंट का, माने किसका? पोल के हिसाब से करंट का, पोल के हिसाब से जो करंट बनेगा, और लूप भी उसी हिसाब का है, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, तब इधर से इधर, नहीं तो अपोजिट हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ ये पोल यहाँ बनेगा S, मतलब क्लॉकवाइज। तो ऐसे में डायरेक्शन ऑफ करंट P से Q की तरफ होगा। तो इस पूरे सर्किट के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट P Q R P, मतलब इधर से करंट ऐसे होकर के ऐसे चलेगा, इधर से ऐसा करंट चलेगा इसमें, है ना, P Q R P। आंसर सेट मेरे पास नहीं है, आप इसको आंसर सेट से वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने वेरीफाई कर लिया है, मैं जो देख सकता हूँ फिगर के हिसाब से मैंने देख लिया है ना, फिगर के हिसाब से मैंने देख लिया है, ये बिल्कुल सही है ना। अब अगला फिगर बनाते हैं। फिगर में ही तो सारी कहानी तो फिगर की है, फिगर को ही समझना होगा। बुक एग्ज़ाम में भी इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बड़ा गौर से फिगर को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये लूप की फ्रंट फेसिंग आपकी जो है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप क्या करें, समझें, है ना। यहाँ पर हाँ, एक फिगर देखिए, यहाँ से ये क्यू एंड है ना, और क्यू एंड से ऐसे लूप जा रहा है, ऐसे मतलब ऐसा क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज गया, क्लॉकवाइज, ठीक, ओके। ये पी एंड है इसका, है ना, इसका क्यू एंड यहाँ और पी एंड यहाँ, और ये यहाँ पर आर कह रहा है और इसको यहाँ रख रहा है। इस एक्सिस पर एस एन पोल लूप कैसा है, इधर से वायर जा रहा है, बिल्कुल ऐसा। एक सेकेंड, बिल्कुल सही, ऐसे लेकर के ऐसे जा रहा है, ठीक,
क्लॉकवाइज लूप क्लॉकवाइज है, ठीक। इधर भी एक है, इधर भी एक लूप को रखा है ना, इधर भी एक लूप को रखा है, ठीक। XYZ नाम दिया है, देखो उससे क्या फर्क पड़ता है। और इस साइड से देखिए, चूंकि फेसिंग इस साइड में, राइट साइड से इसको देखिए, यहाँ पर आप देखिए, ये भी लूप को क्लॉकवाइज में बनाया है, इसने भी लूप को क्या किया है, क्लॉकवाइज, ठीक है। ओके, ठीक। तो x यहाँ, y है, इधर से क्लॉकवाइज है तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए उल्टा बात है यहाँ पर, इधर से क्लॉकवाइज तो इधर इधर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप चूंकि मैग्नेट आपका इधर है तो इसको बनाइए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों तरफ से इधर से देखने पर भी ये क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज, इधर से भी ये क्लॉकवाइज, लूप को इधर इधर दोनों ही क्लॉकवाइज है। लेकिन जिधर मैग्नेट है उधर से हम देखेंगे, हम इसको जिधर इसका मैग्नेट इधर है तो हम इधर से देख रहे हैं क्लॉकवाइज। अब इस तरफ से तो ये क्लॉकवाइज बन रहा है ना, ये क्लॉकवाइज बन रहा है, लेकिन जिधर मैग्नेट है उधर क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसको ट्रीट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, हम इसको ट्रीट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज ट्रीट करने के बाद, एंटी क्लॉकवाइज ट्रीट करने के बाद एस क्लोज जा रहा है, सामने एस पोल बनेगा, यानी कि क्लॉकवाइज, है ना। तो एस करीब जा रहा है तो सामने एस पोल ही बनेगा, है ना, सामने एस पोल ही बनेगा। तो एस पोल ही बनेगा तो क्लॉकवाइज करंट होगा, क्लॉकवाइज करंट होगा तो करंट इधर से इधर की तरफ जा रहा होगा, सेम हो जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एंटी एन दूर जा रहा है तो एस पोल बनेगा, एस पोल बन रहा है यानी तो एंटी एस पोल बन रहा है, यानी इस फेसिंग में ये क्लॉकवाइज होगा, इस फेसिंग में ये क्लॉकवाइज होगा। और लूप क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो मतलब ये फार एंड से आएगा, ये फार एंड से, मतलब उससे उस साइड से करंट इधर इस तरफ आएगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ ऐसा सेम पोल क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, मैंने इधर से करंट इधर जाएगा। यहाँ एन दूर जा रहा है तो यहाँ एस पोल बनेगा, एन दूर जा रहा है तो एस पोल बनेगा, एस पोल बनेगा, इस साइड से ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, करंट को बनना है क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टी बात होगी, है ना, उल्टी बात होगी, है ना। इधर से लूप ऐसा है ना, लेकिन बनेगा करंट एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करंट चाहिए और लूप है हमारा इस फेसिंग से एंटी क्लॉकवाइज, तो उल्टा हो जाएगा, तो वाई से जेड के डायरेक्शन में, वाई से जेड के डायरेक्शन में करंट होगा, वाई से जेड के डायरेक्शन। मैच कर गया तो इस एंड से इस एंड, मिसमैच कर गया तो ये क्लोजर एंड है मैग्नेट का, तो उल्टे साइड से इधर, ठीक है। चलिए, तो इसमें करंट ये हो गया, यानी कि क्या डायरेक्शन, पी आर क्यू पी, ये डायरेक्शन हो गया। इसमें वाई एक्स जेड, तो ऐसा लीजिए, तो एक्स जेड वाई एक्स ये बन जाएगा। मेरे पास इसका सोल्यूशन नहीं है, अगर कोई उल्टा पड़ता हो तो हमको बतलाइएगा कमेंट में, हम उसको चेक कर लेंगे। लेकिन हम जहाँ तक इसको कई बार बनाए हुए हैं तो हमारा एक ट्रस्टेड टेक्निक है ये, है ना, ये मेरा ट्रस्टेड टेक्निक है जो मैंने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते डेवलप किया है, ठीक है, अपनी एक्सपीरियंस से। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिगर भी आपके सामने मैं बनाऊंगा और जान के इसलिए बनाऊंगा, एक लूप ऐसा ले रहा है ना, एक लूप ऐसा ले रहा है। ओवल शेप बनाने के पीछे ओवल शेप पूरा बनाने दीजिए ताकि ये समझ में आए कि साइड वाइज है। ओवल शेप लेने दीजिए, एक सर्कल ओवल शेप में लेने दीजिए, ठीक। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ
इसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ आ कर के ऐसा लिया यहाँ, और यहाँ पर एक की दे दिया, है ना, यहाँ दिया टैपिंग की, यहाँ दिया टैपिंग की यहाँ दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक बना दिया सर्कल इसी के एक्सेस पर, है ना, इसी के एक्सेस पर यहाँ बना दिया एक सर्कल, ठीक है। ओके, और यहाँ x लिख रहा है, यहाँ z लिख रहा है, यहाँ y लिख रहा है, एकदम बिल्कुल जैसा दे रहा है वैसा ही आपको बनाना है। अब इसमें देखना क्या है वो समझिए, अब इसमें देखना क्या है ये समझिए। पहले देखिए, यहाँ पर डॉट नहीं दिया गया है और यहाँ पर डॉट नहीं दिया, मतलब इन दोनों लूप को हम लोग इस साइड से देख रहे हैं, इस साइड से, ऐसे दो लूप रहा होगा ना, तो हम लोग इस साइड से इनको देख रहे हैं, इसको भी हम लोग इस साइड से देख रहे हैं, इसको भी हम लोग इस साइड से देख रहे हैं, है ना। तो आपका विजन चूंकि पीछे का पोर्शन यहाँ ढक गया है, ये डॉटेड लाइन को ढक दिया गया, यहाँ भी डॉटेड लाइन को ढक दिया गया। तो पहला टेक्निक ये है कि डॉटेड लाइन ढका हुआ है, मतलब हम लोग इस साइड से देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें कि यहाँ पर करंट ऐसा दिखाया है, तो ये कौन सा है, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है, ठीक, क्लॉकवाइज है। अब ये लूप है ऐसा, हम इसको देख रहे थे इधर से, माने z इधर है, y इधर है, x यहाँ है, ठीक। अब इसमें, अब इसको फ्रंट को थोड़ा आप घुमा लीजिए, z यहाँ है, y यहाँ है, x यहाँ है। अब इसको घुमाइए, यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप टैप करेंगे तो इसमें क्लॉकवाइज बनाएगा क्या, करंट, इसमें क्लॉकवाइज करंट सेटअप होगा, यानी एस पोल बनेगा। तो यहाँ भी एस पोल बनेगा, इसके इस फेसिंग में एस पोल बनेगा, यानी इस फेसिंग में ये क्लॉकवाइज करंट होगा, ऐसा इस फेसिंग में, इस फेसिंग में क्लॉकवाइज करंट होगा, है ना। तो क्लॉकवाइज करंट है, z यहाँ है, y यहाँ है, x यहाँ है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, z यहाँ है, y यहाँ है, x y, और ये भी क्लॉकवाइज करंट, मैंने ऐसा करंट क्लॉकवाइज। तो उस साइड से अगर देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, उस साइड से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, उस साइड से यही चीज़ क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब x y z। तो इसमें डायरेक्शन बनाइए, डायरेक्शन जो होगा x y z, इस साइड से x y z, डायरेक्शन x y z, ठीक। करंट सेटअप हुआ, फ्लक्स फॉर्म किया, फ्लक्स जाकर के इसको अफेक्ट किया, तो ये जो पोल बना रहा था उस वो जस्ट अपोजिट पोल इसलिए बनाएगा ताकि फ्लक्स के इंक्रीजमेंट को क्या करे, वो रोक सके। तो फ्लक्स के इंक्रीजमेंट को रोकने के लिए इस फेसिंग में ये एस पोल बनाएगा, तो इस फेसिंग में एस पोल यानी अपोजिट फेस में क्या होगा, ये एन पोल बनाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक्स वाई जेड हो जाएगा उसका डायरेक्शन, करेक्ट है ना। चलिए, अब इसी टाइप का अगला फिगर है, ये सी नंबर था। अब इसी टाइप का अगला फिगर, इसी टाइप का अगला फिगर है, देखिए इसको क्या है, इसमें भी है कुछ बातें और इसमें भी डॉटेड लाइन को पकड़ना है भैया। डॉटेड लाइन कहाँ पर नहीं दिख रहा है उसको पकड़ना है। एक और रिंग बना लीजिए कोएक्सियल, ठीक है। इसको यहाँ से तोड़ दीजिए, तोड़ के इसको है ना ऐसे ले जाइए, इसको लाइए है ना, इसको लाइए, ठीक। यहाँ सेल लगाइए, यहाँ ये है, लाइए रिहोस्टेट लगा दिए। अब रिहोस्टेट पता है क्या है, प्रैक्टिकल रूम में अगर जाइएगा देखिएगा, रिहोस्टेट बड़ा सिलेंडर टाइप का रहता है एक रॉड के ऊपर, है ना, सिलेंडर टाइप का रहेगा और हॉरिजॉन्टल सिलेंडर दिखेगा, उसके ऊपर काफ़ी वायर होता है जो किसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो
अब ज़रा सा सेंटर लेते हुए डॉट लाइन को ज़रा गौर कीजिएगा, डॉट लाइन को गौर कीजिएगा। तो ये यहाँ से ई दिखा रहा है, इसको ढक दिया, ठीक, इसको ढक दिया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है ना, यहाँ तक सेंटर तक लाया, चलो सेंटर यहाँ, इसके बाद ये ढक दिया, फिर इधर। अब की बार दोनों ही लूप को हम लोग इधर से देख रहे हैं, किधर से देख रहे हैं, अच्छा पहले इसका नाम दे दे, यहाँ x लिखा है, यहाँ y लिखा है, यहाँ z लिखा है, ठीक। चलिए ये अब मैं आपको बतलाऊँ, इन दोनों ही लूप को हम लोग इधर से देख रहे हैं, इस साइड से, लेफ्ट साइड से, इस साइड से देख रहे हैं, हाँ, इस साइड से देख रहे हैं, है ना। तो x y z, अब जरा सा गौर कीजिएगा, है ना, इस साइड से देख रहे हैं, x यहाँ, y यहाँ, z यहाँ, ठीक है, x यहाँ, y यहाँ, z यहाँ, है ना, ओके। अब किया क्या गया, इसको टैप किया गया होगा या इसको क्या किया गया होगा, हाँ, करंट जो है सो दिखाया जा रहा है इधर से और इधर से। तो अब जरा सा करंट को समझने की कोशिश कीजिए, करंट को ऐसा ऐसा, है ना, ये हाथ है, ये ऐसा। अब आप देख गौर कीजिए, ये कौन है, एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी कि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, इस फेसिंग में, इस साइड के फेसिंग में एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो इसके अंदर साइड में, इसके अंदर साइड में एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसके अंदर साइड में एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो अब इधर से अगर देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इधर से ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, इस साइड से यही चीज़ क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ z है, x y और z, ठीक है। तो इधर में हो जाएगा क्लॉकवाइज, क्योंकि इधर से ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो इस साइड से अगर हम देखते हैं, चूँकि इस रिंग को देखने के लिए कहा गया है इस साइड से, तो इधर से क्लॉकवाइज, है ना। तो इधर से क्लॉकवाइज का मतलब x यहाँ, y यहाँ, z यहाँ, तो ये z y x, तो x z y x ऐसा कह सकते हैं। तो z y x डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, z y x है ना, z y x है, ओके। दो क्वेश्चन और हैं इसमें, उसको भी देखिए। ये जितने भी मैं बता रहा हूँ, अगर इतनी बातों को अगर आप अच्छी तरीके से समझ लिए तो इससे रिलेटेड डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस्ड करंट को पकड़ने में किसी भी तरीके से आप गड़बड़ी नहीं करेंगे, है ना, किसी भी तरीके से गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। चलिए दो सोलेनॉइड ले लिया, अगले फिगर में ये दो सोलेनॉइड ले लिया, ओके। यहाँ सेल लिया गया, नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ टैप की लिया गया होगा, चलिए टैप की लिया गया होगा, और यहाँ से इसको ला करके वायर को, है ना, इसको ऐसे लाया गया, इसका पिछला पोर्शन, फिर ऐसे अंदर से घुमा करके नीचे से ऊपर, फिर घूम के आया नीचे से ऊपर, फिर 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 नीचे से ऊपर करते हुए यहाँ एक डॉटेड लाइन बना करके, है ना, इस साइड से ला करके यहाँ रख दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज़रा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि आया और यहाँ से निकल के आ गया, तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है। यहाँ करंट जो होगा वो क्लॉकवाइज नहीं, ये मैंने क्लॉकवाइज है सर, ये करंट का फ्लो तो अब यहाँ से जब जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। ये क्या है, क्लॉकवाइज। इधर से अगर कोई चीज़ आता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, इधर से घुस करके अंदर की तरफ जाएगा तो एंटी क्लॉक, इधर से अगर इधर, चूँकि यहाँ टैप करने वाले हैं तो करंट क्या होगा, इधर से इधर जाएगा। फ्रंट फेसिंग इसका क्या है, क्लॉकवाइज, और करंट जाएगा इधर से इधर, चूँकि यहाँ आप जैसे टैप कीजिएगा करंट इधर से जाएगा, तो करंट जो का जो फॉर्मेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा।
तो यहाँ पर इस फेसिंग में करंट बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक, चलिए अब अगला फिगर इसी एक्सिस पर है, एक सोलेनॉइड है, ठीक, एक दूसरा सोलेनॉइड को रख दिया गया ताकि इससे जो फ्लक्स निकले वो आकर के इससे लिंक हो जाए। अब इसमें वायर दिया है, पहले हम लोग इसका नाम उम लिख लें, फिर आप वहाँ पर हम लोग गौर करेंगे कि क्या है करंट। ठीक है, वही है, उधर गया, नीचे से आ रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे से आ रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे से आ रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे से आ रहा है ऊपर जा रहा है ना, नीचे से आ रहा है ऊपर जा रहा है, और जैसा ये है वैसा ही है ना। अब फिर ऐसे ला करके डॉटेड ये से निकल गया, मतलब ये क्लॉकवाइज, यहाँ पर क्लॉकवाइज है, लूप हमारा क्लॉकवाइज है। इधर में लूप क्लॉकवाइज होगा तो इधर में लूप एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक, तो यहाँ पर करंट एंटी क्लॉकवाइज बना, यानी एन पोल बना, तो यहाँ भी एन पोल ही बनेगा, यहाँ भी एन पोल ही बनेगा, मानी यहाँ पर करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी एंटी एक दिन मिल गया, एंटी एंटी दोनों सही है, तो एंटी एंटी क्लॉकवाइज, तो लूप हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है यहाँ पर, है ना, ऐसे गया, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, यहाँ पर ये क्लॉकवाइज लूप है, ठीक, क्लॉकवाइज, तो ऐसे में करंट जो है सो ये, हाँ हाँ जी, ऐसे लूप ऐसे ऐसे जा रहा है, पीछे से ऐसे ऊपर गया, देखो ऐसे तार ले गया होगा, ऐसे लाया होगा, ऐसे ऐसे, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर में एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का ही फॉर्मेशन होना है, तो एंटी एंटी मिल गया, मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट ये होगा, यानी एक्स से वाई जाएगा, वाई से आर की तरफ आएगा, आर की तरफ आएगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट एक्स वाई आर हो जाएगा, एक्स वाई आर हो जाएगा, करेक्ट है ना। फिगर से लूप के डायरेक्शन को समझिए, लूप के डायरेक्शन को अगर समझ गए होंगे तो उससे इधर में क्लॉकवाइज बन रहा हो तो इधर एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद फिर पोलैरिटी को चेक कीजिए, पोलैरिटी को चेक करके आप इसको बतला सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन इसका फिगर का बचा हुआ है, उसको भी देख लीजिए। इसमें एक लूप करंट लिया है और एक ये रिंग लिया है, ठीक, और यहाँ से देखिए ये डॉटेड है, मतलब ये पीछे का पोर्शन, मतलब नीचे से नीचे। करंट को बोल रहा है, करंट आई डिक्रीजेज स्टेडीली, करंट आई डिक्रीजेज स्टेडीली, ठीक। तो ऐसे में ये आई में चेंज लाया जा रहा है, आई में चेंज लाया जा रहा होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा इस प्लेन के अंदर वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और आइडियल तो इससे ये जो लूप है वायर, इसमें इसी के प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी प्लेन में, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के मुताबिक जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इसी के लॉन्ग रहेगा, किसके लॉन्ग, इस वायर के लॉन्ग, है ना, इस वायर के लॉन्ग रहेगा, है ना। तो लिंक्ड फ्लक्स के वैल्यू में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो चूंकि B इज इन द प्लेन ऑफ लूप, सो देयर विल बी नो चेंज इन फ्लक्स, so no induction will take place, induction will take place,
इसमें कहीं कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करंट का फॉर्मेशन नहीं होना, इसीलिए शांति से हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिगर का 6.2 ए वायर लगे हाथ दो फिगर है, इसको फैला रहा है, क्रॉस फील्ड है। देखिए 6.2 लगे हाथ, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन लगे हाथ हम 6.2 भी बता ही दे रहे हैं, क्योंकि फिगर का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए उसके बाद हम देखें। बहुत इजी है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, मैंने बता दे रहा हूँ कठिन भी होता तो भी बताए थे, लेकिन कहना ये चाहते हैं कि ये जल्दी हो जाएगा, इसमें कुछ रहेगा। ऐसा एक इरेगुलर लूप ले लिया गया है, थोड़ा एग्जैक्ट मैं नहीं बना पा रहा हूँ, और ए पॉइंट यहाँ दिखा रहा है, बी पॉइंट यहाँ दिखा रहा है, सी पॉइंट यहाँ दिखा रहा है, डी पॉइंट यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, ओके, और कह रहा है कि इसको फैला रहा है, इसको बड़ा करेंगे तो इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगा, तो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट फील्ड बनाएगा, अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा क्रॉस यानी डॉट बनाएगा यानी कि ये एन पोल का फॉर्मेशन करेगा। एन पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज का ए डी सी बी। लूप को बड़ा करेंगे, एरिया बड़ा होगा, एरिया बड़ा होने से लिंक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो लिंक फ्लक्स के वैल्यू को बढ़ने को अपोज करेगा यानी कि जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका अपोजिट बनाएगा, तो क्रॉस है द डॉट का मतलब एन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो जाएगा ये ए डी सी बी। इसके एडजॉइनिंग फिगर में एक क्वेश्चन है जिसमें डॉट फील्ड लिया गया है, डॉट, ठीक है, डॉट फील्ड ले रहा है ना, एन पोल है, और एक ऐसा सर्कुलर है और इसको यहाँ ए दिखा रहा है, यहाँ बी दिखा रहा है, यहाँ सी दिखा रहा है, यहाँ डी दिखा रहा है, और कह रहा है कि इसको दबा करके ऊपर से और नीचे से दबा करके कुछ ऐसा शेप में ला दिया जाएगा, मतलब इसे ऊपर नीचे से दबा दिया गया, और कोई बी डैश हो जा रहा है, डी डैश तक आ जा रहा है, मतलब ऐसे करके ये रिंग है, इसको ऊपर नीचे से दबा दे रहा है। मैंने एरिया को छोटा कर रहा है, एरिया को छोटा कर रहे हैं तो लिंक फ्लक्स में कमी आएगी तो सपोर्ट करेगा, लिंक फ्लक्स में कमी आएगी सपोर्ट करेगा मतलब अगर एन डॉट फील्ड है तो डॉट फील्ड ही बनाएगा, डॉट फील्ड बनाएगा मतलब एन पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ए डी सी बी, इसमें भी ए डी सी बी, दैट्स इट। सिंपल लेंस लॉ का यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया, इसको बना दिया, 6.2 की एक्सरसाइज को भी हम लोगों ने लगा दिया। तो वीडियो के स्टार्टिंग में तो बताना भूल गए, लेकिन हमने कैप्शन में इसको डाल देंगे, ये ज़रूर से देखिए, अगर एक बार तरीके से आप शुरू से अंत तक इसको देख लीजिएगा तो इससे रिलेटेड कि डायरेक्शन ऑफ रिड्यूस करंट को बताने का तरीका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में डालिए, मैं उसका आंसर बता देता हूँ, उसको डाउट को हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।